करता। हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा एकेडमी। मैं सौम्य चतुर्वेदी हाजिर हूँ एक नए लेक्चर के साथ जिसका नाम है नीति निर्देशक तत्व पार्ट 1। इसको हम दो पार्ट में देखेंगे। इसके जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे लगभग 20 ऑब्जेक्टिव हम इसमें कवर करेंगे। इसके अलावा जो हम पहले की बात करें तो मौलिक अधिकार पार्ट 1, मौलिक अधिकार पार्ट 2, मौलिक अधिकार पार्ट 3 ये हमने देखे थे। अब हम बात करें मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच अंतर क्या है, तो जो हम सबसे पहली चीज देखें तो मौलिक अधिकार को हमने पढ़ा था कि नकारात्मक होते हैं, यानी कि राज्य के विरुद्ध हमें प्राप्त हुए हैं। राज्य ऐसा नहीं करेगा, राज्य नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। और अगर हम नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो ये सकारात्मक है, इनको हम सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। यानी कि हमने अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक राज्य से एक अपेक्षा की है। हमने राज्य से एक हर जगह लिखा हुआ है राज्य ऐसा करेगा, राज्य वैसा करेगा, ऐसी चीज। ठीक है, अभी हमने क्या देखा था? अभी हमने 12 से लेकर 35 तक देखा था और 35 के बाद अब हम देखेंगे 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने लेक्चर पे। प्रश्न स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि पहले देखा हमने कि ये पढ़ा कि गांधी जी जो हैं वो संविधान सभा के सदस्य नहीं हैं। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन कई लोग ये भी बोलते हैं कि गांधीवादी विचारधारा कहीं संविधान में दिखाई नहीं देती। तो ये बात गलत है, क्योंकि अगर आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व देख लेंगे तो आपको गांधीयन फिलॉसफी जो है वो अच्छी खासी तरीके से समझ में आ जाएगी। यदि आप एक सेकेंड, अगर आप देखते हैं अनुच्छेद 40, ठीक है, तो जो गांधी जी के ग्राम स्वराज्य की अवधारणा थी वो इसमें ग्राम पंचायतों के गठन के रूप में लिखी हुई है, यानी कि गांधीयन फिलॉसफी आपको यहां भी दिखाई दी। फिर अगर जो गांधी जी बोलते थे कुटीर उद्योग के लिए, गांधी जी कुटीर उद्योगों पर जोर देते थे, तो जो कुटीर उद्योग वाली बात लिखी हुई है वो अनुच्छेद 43 में लिखी हुई। कहां लिखी हुई है? अनुच्छेद 43 में। तो कुटीर उद्योग वाली बात हो गई। इसके अलावा हम बात करें अनुच्छेद 48 की, तो गांधी जी पशु वध पर, जो गायों के वध पर, इन पर रोक लगाना चाहते थे। तो ये चीज कहां मिलती है? हमें अनुच्छेद 48 में मिलती है। इसके अलावा और भी जो चीजें हैं वो नीति निर्देशक तत्व देख लीजिए, आपको गांधीयन फिलॉसफी अपने आप समझ में आ जाएगी। यानी कि संविधान सभा के सदस्य तो नहीं थे गांधी जी, लेकिन फिर भी गांधीयन फिलॉसफी संविधान में दिखाई देती है। अब हम आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के किस भाग में रखा गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के किस भाग में रखा गया है? भाग 5, भाग 6, भाग 4 या फिर भाग 3? वो कौन सा भाग है जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है? हमने भाग 1 में देखा संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 में हमने देखा 5 से लेकर 11 तक नागरिकता, भाग 3 में हमने देखा 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार। अब हम यहां पर देखेंगे भाग 4। ठीक है, भाग 4 है 36 से लेकर 51 तक। भाग 4 क्या है? 36 से लेकर 51 तक है, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी को वर्णित किया गया है। ठीक है, डीपीएसपी को कहां पर वर्णित किया गया है? भाग 4 में। और दूसरी बात, दो जगह राज्य की परिभाषा लिखी हुई है, एक लिखी हुई है अनुच्छेद 12 में और एक लिखी हुई है अनुच्छेद 36 में। अगर कभी पेपर में प्रश्न बन जाए कि राज्य की परिभाषा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखी हुई है, किस आर्टिकल में लिखी हुई है, वहां 12 भी ऑप्शन रहेगा, वहां 36 भी ऑप्शन रहेगा, लेकिन जो आपको प्रायोरिटी देनी है वो अनुच्छेद 12 को देनी है। रीजन ये है क्योंकि राज्य की जो वास्तविक परिभाषा यानी कि जो पूरी तरह से परिभाषा लिखी हुई है वो अनुच्छेद 12 में ही लिखी हुई है। और अनुच्छेद 36 में क्या लिखा हुआ है? भाग 4 में राज्य की परिभाषा वही होगी जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में लिखी गई है। यानी कि यहां पर राज्य की परिभाषा नहीं बताई, यहां पर क्या बताया कि भाग 12 के जैसी ही भाग 36 में राज्य की परिभाषा होगी। और अगर 12 और 36 लिखा है और नीचे लिखा हुआ है ए व बी दोनों या सी व डी दोनों या ए और डी दोनों, तो आपको ये चूज करना है, दोनों चूज करना है। लेकिन अगर सिर्फ एक की बात आ रही है तो सिर्फ आपको एक ही चूज करना है, वो भी कौन सा? अनुच्छेद 12, क्योंकि राज्य की परिभाषा जो पूरी तरीके से वास्तविक रूप में लिखी हुई है वो अनुच्छेद 12 में लिखी गई है। अब आपका होमवर्क ये है कि आप राज्य की परिभाषा कमेंट में बताएंगे राज्य क्या है। राज्य ये नहीं है कि आप यूपी में रहते हो, मैं एमपी में रहता हूं, कोई राजस्थान में रहता है तो कोई बिहार में रहता है, ये राज्य की परिभाषा नहीं है। राज्य की जो वास्तविक परिभाषा है जो अनुच्छेद 12 में लिखी गई है वो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, अब चलते हैं
अगले प्रश्न पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नीति निदेशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है। नीति निदेशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है। सभी जानते हैं कि हमारे संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। पहले हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। उधार का थैला नहीं कहा जाना चाहिए, आलोचना नहीं समझनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने किसी भी देश के संविधान से एज इट इज चीजें अपने देश में कॉपी नहीं करी। हमने पहले कॉपी किया, फिर उसको एडिट किया, इसके बाद पेस्ट किया। ठीक है, इसके बाद हमने अपने देश के संविधान में उस चीज को लिखा है। अगर हम बात करें नीति निदेशक तत्वों की तो कहां पर लिखे हुए हैं? ऑस्ट्रेलिया में, आयरलैंड में, अमेरिका में या फिर ब्रिटेन में? कहां पर राज्य के नीति निदेशक तत्व लिखे हुए हैं? तो जो इसका सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए आयरलैंड। यानी कि आयरलैंड में राज्य के नीति निदेशक तत्व लिखे हुए हैं, लिए गए हैं। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से। और अगर आप ये टेस्ट जो यहां पर देख रहे हो, आप इसके पहले भी सॉल्व करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक बार एप्लीकेशन तो डाउनलोड करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो टेस्ट, जो क्विज आपके YouTube पर चल रहे हैं उसके पहले ही इसके क्वेश्चंस एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिए जाते हैं और एज अ टेस्ट फॉर्मेट। जैसे आप ऑनलाइन टेस्ट लगाते हो वैसे ही ये टेस्ट आप सॉल्व करोगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। टेस्ट के अलावा और भी काफी सारी चीजें हैं। जैसे मैं बात करूं फ्री वीडियोस की तो लगभग 230 से 235 इन प्रेजेंट वीडियो डाली, मतलब अभी आज की डेट में 230 वीडियोस इसमें पड़ी हुई हैं। और पीडीएफ कंटेंट में एनसीईआरटी बुक्स आपको वहां पर मिल जाएंगी। आपको जो टीचर्स के फ्री नोट्स हैं वो आपको वहां पर, आप 10 जगह ढूंढते हो, कभी टेलीग्राम पे ढूंढते हो तो कभी यूट्यूब पे, तो नहीं मिल पाते ना ऐसे में, कभी लिंक में देखते हो तो वहां पर आपको सारी चीजें एक सीक्वेंस में मिल जाएंगी। प्रीमियम कोर्स कंटेंट हमने उसको नाम दिया है, आपको ऊपर ही दिख जाएगा। अगर फिर भी कोई इश्यू आता है तो जो टीम के नंबर से आप वहां पर कॉल कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। जो अगला प्रश्न है हमारा वो है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में कहां है? कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में कहां पर है? डीपीएसपी में है, मौलिक अधिकारों में है, 5वीं अनुसूची में है या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? डीपीएसपी, मौलिक अधिकार, 5वीं अनुसूची या फिर इनमें से कोई नहीं? जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा डीपीएसपी। दो प्रकार के राज्य, एक होता है पुलिस स्टेट, एक होते हैं पुलिस स्टेट और एक होते हैं वेलफेयर स्टेट। ठीक है, पुलिस स्टेट क्या, सिर्फ कर वसूली, बाकी जो चीजें होती है पुलिस स्टेट। और बच्चे के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा, उनकी रहन सहन, उनके खान पीन पे जो ध्यान देता है उसको क्या बोलते हैं? वेलफेयर स्टेट। और इसी की संकल्पना की गई है किसमें? डीपीएसपी में। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना कहां की गई है? डीपीएसपी में की गई है। पूछ सकते हैं आपसे इस प्रकार के प्रश्न। अब अगला प्रश्न है नीति निदेशक सिद्धांत है। नीति निदेशक सिद्धांत क्या है? ऑप्शन है वाद योग्य है, अवाद योग्य है, मौलिक अधिकार या फिर इनमें से कोई नहीं। नीति निदेशक सिद्धांत क्या है? वाद योग्य है, अवाद योग्य है, मौलिक अधिकार या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? वाद योग्य, अवाद योग्य। वाद योग्य से क्या मतलब है? अवाद योग्य से क्या मतलब है? इसका बताइए, मतलब वाद योग्य से क्या मतलब है, अवाद योग्य से क्या मतलब है? ठीक है, जो इसका सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए अवाद योग्य। नीति निदेशक सिद्धांत कैसे है? अवाद योग्य है, गैर न्यायोचित है, न्यायालय में आप इसका तो इस पर चुनौती नहीं दे सकते हैं, लेकिन फिर भी इनको रखा गया है, ये अवाद योग्य है। फिर भी इनको संविधान में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक रखा गया है। क्यों? इस अनुच्छेद आप जब 37 पढ़ेंगे, 37 पढ़ेंगे तो आर्टिकल 37 में ऐसा लिखा हुआ है कि राज्य जब भी कोई भी पॉलिसी बनाएगा तो इन तत्वों का, इन चीजों का जो नीति निर्देशक तत्वों में लिखी हुई है इनका ध्यान रखेगा। यानी कि राज्य कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले डीपीएसपी को ध्यान में रखेगा। अब चलें अगले प्रश्न पे। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। भारतीय संविधान में क्यों नीति निदेशक तत्व शामिल किए गए हैं? राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ऑप्शन 1। सामाजिक प्रजातांत्रिक को स्थापित करना, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ऑप्शन 2।
गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना ऑप्शन 3, और सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। नीति निर्देशक तत्वों का क्या सिद्धांत है, क्यों शामिल किए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व क्यों शामिल किए गए हैं, राजतांत्रिक, राजनैतिक प्रजातंत्र, सामाजिक प्रजातंत्र, गांधीवादी प्रजातंत्र या फिर सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। इसका सही उत्तर जो होना चाहिए वो होना चाहिए सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र। सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करना ही नीति निर्देशक तत्व का काम है, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों को जो भारतीय संविधान में शामिल किया गया है वो इसी वजह से शामिल किया गया है कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना हो सके या सामाजिक और आर्थिक न्याय मिल सके। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन बढ़ के सुनाता हूं। एक, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन ए। बी है सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। इसका सही ऑप्शन क्या है? प्रश्न अच्छे से पढ़ना है, मैं फिर एक बार बोल रहा हूं, जहां नहीं लिखा है वहां नहीं अच्छे से पढ़ना है, जहां हाँ लिखा है उसको दिमाग में डालो, वहां हाँ ही लिखा है, जहां नहीं लिखा है वहां नहीं ही लिखा है। ये नहीं कि आप प्रश्न पढ़ लें निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है, फिर आप ऑप्शन पढ़ने पे आए तो आपको लगेगा ये भी है, ये भी है, ये भी है, फिर इन्हें एक क्यों लिखा, और नीचे पढ़ेंगे इनमें ABC तीनों तो दिया ही नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। आप प्रश्न को जोर से पढ़ ही नहीं रहे हो कि उद्देश्य नहीं है लिखा हुआ है, तो नहीं है लिखा हुआ है, तो जो इसका आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ये भी हम देख चुके हैं। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये बिल्कुल भी नहीं है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, धार्मिक राज्य और धर्मनिरपेक्ष में जमीन आसमान का अंतर है। सेकुलर, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में कथनों को पर विचार कीजिए। राज्यों के नीति के निर्देशक तत्वों के कथनों के बारे में विचार कीजिए। ऑप्शन है, ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। ये तत्व क्या है? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। इन तत्वों के में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। इनको अच्छे से पढ़ना है, प्रवर्तनीय नहीं है लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बिल्कुल दोनों ऑप्शन ही सही है। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, बिल्कुल सही। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? केवल एक, केवल दो, ना तो एक ना तो दो, और एक और दो दोनों। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो 1 और 2 बोथ होगा, ठीक है, एक और दो दोनों। प्रश्न अच्छे से पढ़ोगे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। प्रश्न जितनी ज्यादा हड़बड़ाहट में पढ़ोगे सारे प्रश्न गलत होंगे। घर आके देखोगे इसमें तो नहीं लिखा था, मैंने तो नहीं पढ़ा ही नहीं, अब पढ़ के क्या होता। अब चलें अगले प्रश्न पे। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, चुनाव आयोग अधिनियम। देखिए ये हम पढ़ चुके हैं, ये तो हो नहीं सकता, ये हमने पढ़ा नहीं, लेकिन इसमें भी पंचायती राज प्रणाली मौलिक कर्तव्य बताएंगे तो पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था कहां से बीच में आ जाएगी? कॉमन सेंस की बात है, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। चुनाव आयोग अधिनियम, और अब बचा सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत। तो अनुच्छेद 40 आप बिल्कुल हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। आर्टिकल 40 आप याद रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत की गई है। अब चले हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? निम्नलिखित में से कौन एक अनुच्छेद, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद
32 लिखा था, 40 हो गया, 48 है और 51। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन आगे पीछे हो सकते हैं, मैंने बोल दिया पहले 40 फिर 32, 32 बोल लीजिए फिर 40 बोल लीजिए, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। इसका जो सही उत्तर होगा वो आर्टिकल 40 होगा, अनुच्छेद 40 होगा। इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? अनुच्छेद 40 होना चाहिए। गांधी जी एक चीज और बोलते थे, मदिरा पान पर रोक लगानी चाहिए, मदिरा पान के वो बिल्कुल खिलाफ थे। वो कहां? राज्य के जो नीति निदेशक तत्व है, आर्टिकल नंबर आप 47 पढ़ लीजिएगा, आपको ये चीज भी समझ में आ जाएगी। बहुत सारी गांधीवादी चीजें दी हुई हैं संविधान में। अब चले अगले प्रश्न में, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, मौलिक कर्तव्य है या आर्थिक अधिकार है? इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? जाहिर सी बात है आप इसमें कंफ्यूज होंगे, इसमें भी कंफ्यूज होंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा आप बिल्कुल ये वाला ऑप्शन लगा के आएंगे, ये तो आप जाएंगे ही नहीं, ये तो आपको लगेगा ही नहीं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो सकता है इसका उत्तर। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है क्या? कि समान कार्य के लिए समान वेतन। नहीं, ये नहीं कि ये पुरुष है तो इसको ज्यादा वेतन, ये महिला है तो इसको कम वेतन, ये छोटा है तो इसको ज्यादा, ये बड़ा है तो इसको कम, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। समान कार्य है तो उसके लिए वेतन भी समान ही होनी चाहिए। तो आज के हमारे 10 प्रश्न यहीं खत्म होते हैं। कल डीपीएसपी का दूसरा पार्ट आएगा, इसके बाद मौलिक कर्तव्य, फिर संवैधानिक संशोधन एंड इसके बाद फिर सरकारों पर आएंगे। धन्यवाद।